हेलो डियर फ्रेंड्स। एमएसएन के पोर्शन में जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर देख रहे हैं उसमें अपनी सेकंड डिजीज है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होता है ये देखें एक बार। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस। ठीक है, रिफ्लेक्स डिसऑर्डर वो देखते हैं अभी क्या होता है। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक या स्टमक या गैस्ट्रिक कंटेंट होगा, स्टमक का कंटेंट होगा या गैस्ट्रिक कंटेंट होगा, उसका ईसोफेगस के थ्रू बाहर आना या ईसोफेगस में ब्लैक फ्लो होना, वो क्या कहलाता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। क्या मतलब निकला इसका? स्टमक कंटेंट का ईसोफेगस के अंदर बैक फ्लो होना, वो क्या होगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या निकली या डेफिनेशन क्या निकली? इट इज डिफाइंड एज backflow of gastric content या stomach content from stomach to esophagus। गैस्ट्रिक कंटेंट का या स्टमक के अंदर प्रेजेंट जो कंटेंट है, जो भी फूड है, उसका स्टमक से ईसोफेगस के अंदर पास होना या बैक फ्लो होना, उस कंडीशन क्या बोलेंगे अपन? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इसके बाद में है ये डिजीज क्यों हो रही है, क्या क्या इसकी एटियोलॉजी होगी या क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर होंगे। कैसे हुआ ये है स्टमक। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है HCl या मैं बोल सकता हूं गैस्ट्रिक कंटेंट। स्टमक का नॉर्मली ऐसे मान लो कि स्टमक का सपोज पेशेंट के अंदर 100 ml पर डे क्या हो रहा है? HCl का सिक्रेशन हो रहा है। पेशेंट के अंदर 100 ml HCl का पर डे सिक्रेशन हो रहा है, पेशेंट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो फिर मतलब ये डिजीज क्यों हुई ये देखना है अपने को, क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण तो ये निकला अपने कि एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। अपन ने पहले देखा है पेप्टिक अल्सर के अंदर यदि गैस्ट्रिक इरिटेंट ज्यादा लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? HCl की मात्रा इंक्रीज होगी। HCl की मात्रा इंक्रीज होगी तो क्या होगा? बैक फ्लो होगा। तो फर्स्ट कॉज तो क्या निकला? एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। सेकंड, अब यहां से बैक फ्लो हो रहा है कंटेंट, तो इसका मतलब क्या निकला? इसका डिस्फंक्शन हो गया। किसका? कार्डियक स्फिंक्टर का क्या होगा? डिस्फंक्शन हो गया। तो सेकंड कॉज अपना क्या निकला? डिस्फंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, थर्ड कॉज क्या होगा? एक वर्ड आता है हर्निया। ऑर्गन का अपनी नॉर्मल कैविटी से दूसरी कैविटी में जाना या अपनी लोकेशन को चेंज करना, यहां पर है हाइटस हर्निया। हाइटस का मतलब क्या? हाइटस हर्निया किसको बोलते हैं कि स्टमक नॉर्मली अपनी पोजीशन को छोड़ के ईसोफेगस के अंदर चला जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइटस हर्निया। ये नॉर्मल पोजीशन है, ये इसको छोड़कर कहां पर चला गया? ईसोफेगस के अंदर चला गया, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइटस हर्निया। तो तीसरा कॉज अपना क्या हो सकता है? हाइटस क्या होगा? हाइटस हर्निया। नेक्स्ट, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। यदि यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है
पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अपन कौन से वर्ड को यूज करते हैं? स्टेनोसिस। मैं बोल सकता हूं फोर्थ कोज क्या होगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या देखा अपन ने कि इस डिजीज के कोज क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो यदि गैस्ट्रिक इरिटेंट क्या कर रहा है पेशेंट, ज्यादा ले रहा है, तो HCl का सिक्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा कोज क्या हो सकता है? बैक फ्लो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका डिस्फंक्शनिंग हो गई, इसकी कार्डियक स्फिंक्टर की। तीसरा कोज, यदि स्टमक किसके अंदर चला गया? ईसोफेगस के अंदर चला गया, वो क्या होगा? हाइटस हर्निया। चौथा कोज क्या हो सकता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। मतलब क्या हो गया? जो पाइलोरिक की वॉल है वो थिक हो गई और यहां पर क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये कंटेंट यहां पर इजीली नीचे नहीं जा पा रहा, मतलब लोअर जीआईटी के अंदर नहीं जा पा रहा, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ज्यादा रुक रहा है, तो वापस बैक फ्लो होगा इसका, इसकी वजह से, पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से। तो ईटियोलॉजी क्या क्या देखा अपन ने? फर्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। सेकंड, डिसफंक्शनिंग ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। थर्ड कोज क्या हो सकता है? हाइटस हर्निया। फोर्थ क्या हो सकता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। फिफ्थ कोज क्या हो सकता है? ओबेसिटी। एंड सिक्स क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी। ओबेसिटी और प्रेगनेंसी कैसे इसको कोज करेंगे, या इन इन दोनों कंडीशन के अंदर कैसे हो सकता है ये? आप जानते हैं ओबेसिटी होगी तो एब्डोमिनल गर्थ क्या होगी? ज्यादा होगी। जब एब्डोमिनल गर्थ ज्यादा होगी तो एब्डोमिन पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। एब्डोमिनल गर्थ, यदि एक ओबेस पेशेंट है तो उसकी एब्डोमिनल गर्थ क्या होगी? ज्यादा होगी। एब्डोमिनल गर्थ ज्यादा होगी तो एब्डोमिनल पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। एब्डोमिन पर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये डिजीज कौन सी कॉज करेगा? ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बारे में अपन जानते हैं कि नॉर्मल जो यूट्रस की साइज होती है उससे कई गुना बढ़ जाता है उसकी साइज। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यूट्रस की साइज नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। मतलब एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आप जानते हैं नॉर्मल लेंथ कितनी होती है यूट्रस की? अप्रोक्स 35 से 36 सेंटीमीटर हो जाता है, और उसका वेट भी लगभग 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या हुआ? यूट्रस की साइज क्या हो गई? ज्यादा हो गई। जब यूट्रस की साइज ज्यादा हो गई तो एब्डोमेन पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। एब्डोमेन पर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या क्या हो सकता है? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। या इसको दूसरे तरीके से देखूं मैं, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन में क्या होगा? उसके जो यूट्रस का जो साइज होगा इंक्रीज होगा, तो ऑर्गन्स किसकी तरफ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाने से एब्डोमेन के ऊपर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये डिजीज हो सकती है। ये है इसकी एटियोलॉजी। नेक्स्ट है, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे या साइन एंड सिम्टम होंगे इस डिजीज के? ये हो रही है डिजीज। सबसे पहले पेशेंट में क्या होगा? डिस्फेजिया होगा। क्या होगा? पेशेंट को निगलने में क्या होगी? परेशानी होगी। पेशेंट को निगलने में क्या होगी? परेशानी होगी। और यदि पेशेंट के ईसोफेगस के अंदर क्या हो रहे हैं? अल्सर हो रहे हैं, तो वो निकलेगा तब, मतलब स्वेलोविंग करेगा, उस टाइम उसको क्या होगी? पेन भी होगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऑडिनोफेजिया। पेन ड्यूरिंग स्वेलोविंग, तो वो कंडीशन क्या होगी? ऑडिनोफेजिया। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या होगी? पायरोसिस। और पायरोसिस का मतलब क्या है आप जानते हो? मतलब पेप्टिक अल्सर के अंदर अपने देखा था। पायरोसिस का मतलब क्या हुआ? हार्ट बर्न।
इसके अलावा जीआईटी के अंदर एक साइन एंड सिम्टम कॉमन है सभी के अंदर, सभी डिसऑर्डर के अंदर, वो कौन सा है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? डिस्फेजिया, ऑर्डिनोफेजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, पायरोसिस या हार्टबर्न। इसके अलावा क्या हो सकता है? चेस्ट पेन। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस या हैवीनेस, चेस्ट टाइटनेस या हैवीनेस। और नेक्स्ट है पाल्पिटेशन, जी घबराएगा इसका। ये क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। क्या क्या है? डिस्फेजिया, ठीक है, निगलने में परेशानी आई। ऑर्डिनोफेजिया, निगलते टाइम क्या हुआ? दर्द हुआ। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सभी में चलेगा, कॉमन है। पायरोसिस का मतलब क्या हुआ? हार्टबर्न हो गया, चेस्ट पेन भी होगी, चेस्ट टाइट भी फील होगी और उसको हैवी भी फील होगी पेशेंट को। नेक्स्ट है पाल्पिटेशन, मतलब उसका जी घबराएगा। ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर के। अब अपन करेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के बारे में अपन ने पहले देख लिया, क्या क्या डायग्नोसिस होंगे इसके। फर्स्ट वन, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, और हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में पेप्टिक अल्सर के अंदर अपन ने देख लिया। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके बारे में अपन ने देख लिया। एंड थर्ड है एंडोस्कोपी, इसके बारे में अपन ने देख लिया। लेकिन एक बात और देखनी है इसके अंदर, सपोज यहाँ पे पेशेंट के अल्सर हो रहे हैं, तो एंडोस्कोप डाल के यहाँ पर क्या करेगा डॉक्टर? यहाँ के पिक्चर कलेक्ट कर लेगा, अल्सर को चेक कर लेगा, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो देख लेगा। इसके अंदर क्या क्या होगा? ग्रेड होंगी इसकी, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड फोर्थ। कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोलेंगे अपन? ठीक है, यदि नॉर्मल डैमेज हुई है ईसोफेगस या कम डैमेज हुई है ईसोफेगस, उसके अंदर क्या बोलेंगे? ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड सेकंड किसके अंदर बोलेंगे अपन? यदि सब म्यूकोजा डैमेज हुई है, मैं बोल सकता हूं यहां पर म्यूकोजा, यदि म्यूकोजा डैमेज हुई है तो वो कंडीशन होगी ग्रेड फर्स्ट। यदि सब म्यूकोजा डैमेज हुई है तो वो होगी ग्रेड सेकंड। थर्ड कौन सी होगी? पेशेंट के क्या हो गए? अल्सर हो गए, पेशेंट के अल्सर हो गए तो वो ग्रेड होगी सेकंड, थर्ड। फोर्थ ग्रेड कौन सी होगी? यदि सीवियरिटी, अल्सर की सीवियरिटी कहां तक पहुंच गई? मस्कुलर लेयर तक पहुंच गई, वो होगी ग्रेड फोर्थ। क्या देखा अपन ने? गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर के ग्रेड देख रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट कौन सी कंडीशन में बोलेंगे? यदि डैमेज ईसोफेगस कहां तक डैमेज हुई है? ईसोफेगस की लेयर डैमेज हुई है, म्यूकोजा। यदि सब म्यूकोजा डैमेज हुई है तो सेकंड। यदि अल्सर हो गया तो वो हो गई थर्ड। और फोर्थ कौन सी होगी? यदि मस्कुलरिज लेयर तक डैमेज हो गया तो वो कौन सी होगी? ग्रेड फोर्थ। इसके बाद में है, और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा इसके अंदर? एंडोस्कोपी, क्योंकि एंडोस्कोप डाल के डायरेक्टली देख लेंगे वो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या करेंगे? फर्स्ट वन, जो गैस्ट्रिक इरिटेंट थे उन्होंने क्या किया? HCl की मात्रा को इंक्रीज किया, तो अपने क्या करना है? उनको कम करना है। तो अवॉइड द गैस्ट्रिक इरिटेंट, अवॉइड द गैस्ट्रिक इरिटेंट। और गैस्ट्रिक इरिटेंट क्या होते हैं ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, H2 ब्लॉकर देंगे, इसके अलावा क्या देंगे? एंटासिड देंगे, पेंटोप्रोजोल, रेनिटिडीन, सेमिटिडीन, म्यूसिन जेल, ठीक है, ये है इसके एग्जांपल। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या करेंगे अपन?
पेशेंट को एडवाइस देंगे। क्या करेंगे? एडवाइस देंगे। किसके लिए एडवाइस देंगे अपन? ठीक है, यहां पर है पेशेंट के इस डिजीज के अंदर क्या हो रहा है, ये गैस्ट्रिक कंटेंट बैक फ्लो हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रुके। स्टमक का कंटेंट ज्यादा टाइम तक नहीं रुके। यदि रुकेगा तो उसका क्या हो सकता है? बैक फ्लो हो सकता है। रुकेगा तो बैक फ्लो हो सकता है। तो उसको यहां रोकने के लिए पेशेंट को क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे। और क्या क्या एडवाइस करेंगे? फर्स्ट एडवाइस क्या करेंगे कि पेशेंट को खाना है, जो खाना खाने के बाद में यदि पेशेंट पेशेंट सोने जाए उससे 2 घंटे पहले क्या करे? पेशेंट खाना खा ले। ठीक है, पेशेंट स्लीप से रिलेटेड क्या देंगे? स्लीप से रिलेटेड क्या एडवाइस देंगे कि पेशेंट खाना खाए, उसके 2 घंटे बाद में वो सोने के लिए जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, यहां पर इसका डाइजेशन होगा। ठीक है, 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर क्या रखता है, यहाँ पर मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट रुकता है। उसके बाद में लोअर जीआईटी के अंदर चला जाता है, लोअर जीआईटी के अंदर सॉरी चला जाता है। तो एक तो स्लिप के लिए अपन क्या करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे। सेकंड क्या एडवाइस करेंगे अपन उसको, फ्लूइड। यदि पेशेंट खाने के दौरान या खाने के बाद में फ्लूइड कंटेंट ले रहा है, तो आप जानते हैं यहां पर फ्लूइड की मात्रा इंक्रीज होगी तो यहाँ की मूवमेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। और मूवमेंट इंक्रीज होगी तो बैक फ्लो होगा। तो क्या करना है पेशेंट को? खाने के दौरान और खाने के बाद में कोई भी पानी नहीं लेना, कम से कम 2 घंटे तक। ठीक है। थर्ड पोजीशन, पेशेंट को क्या करना है, यदि पेशेंट ने अभी खाना खाया और खाना खाने के बाद में वो स्लिप मतलब सोने के लिए जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सुपाइन पोजीशन में जाएगा। और सुपाइन पोजीशन में जाने से क्या होगा? ये कंटेंट किस तरफ जाएंगे? ये कंटेंट इसोफेगस के अंदर जाएंगे। ठीक है। एडवाइस क्या कहती है अपन ने पेशेंट को? फर्स्ट वन तो दी स्लिप से रिलेटेड। स्लिप से रिलेटेड क्या एडवाइस दिया अपन ने पेशेंट को कि स्लिप से रिलेटेड क्या एडवाइस दिया अपन ने पेशेंट को कि पेशेंट है खाना खाने के बाद में 2 घंटे तक सोने के लिए नहीं जाए। ठीक है, 2 घंटे तक क्या हो? सोने के लिए नहीं जाए, ताकि उसका डाइजेशन मैक्सिमम डाइजेशन हो सके और ये डिजीज ना हो सके या फिर बैक फ्लो नहीं हो सके। एक तो स्लिप के लिए एडवाइस देना है अपने को, देन सेकंड फ्लूइड के लिए एडवाइस देना है। फ्लूइड के लिए क्या एडवाइस देंगे कि खाने के दौरान और खाने के बाद में फ्लूइड नहीं लेना है। यदि फ्लूइड लेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट इंक्रीज होंगे और मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट बैक फ्लो होगा इसका। ठीक है। थर्ड पोजीशन, पोजीशन के लिए क्या बोलेंगे अपन? यदि पेशेंट ने भी खाना खाया और खाना खाने के बाद में डायरेक्ट सोने के लिए चला गया, तो वो सुपाइन पोजीशन में चला गया। सुपाइन पोजीशन में जाने की वजह से क्या होगा? एब्डोमिनल प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा? बैक फ्लो होगा स्टमक कंटेंट का या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट का। ठीक है सॉरी, या फिर फूड का क्या होगा? बैक फ्लो होगा। तो इसीलिए क्या बोलना है पेशेंट को, खाना खाने के बाद में कम से कम 2 घंटे तक क्या करना है? कम से कम 2 घंटे के लिए सोने नहीं जाना है। तो ये कंडीशन क्या होगी? ये अपने को क्या करना है? पेशेंट को पोजीशन के लिए बोलना है। ठीक है। इसके अलावा क्या करना है पेशेंट के लिए? पोजीशन देनी है अपने को। पोजीशन दे दी, इसके बाद में डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे अपन। क्या क्या डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे? डाइटरी मैनेजमेंट कैसा होगा आपने देखा अभी? यदि स्टमक के अंदर ये कंटेंट ज्यादा टाइम तक रुकेगा तो ये डिजीज होने की संभावना रहेगी। तो अपने को क्या करना है, ये कम से कम टाइम तक रुके यहां पर, उसके अकॉर्डिंग डाइट देंगे। और उसके अकॉर्डिंग अपन डाइट क्या देंगे? डाइटरी मैनेजमेंट देखें। डाइटरी मैनेजमेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर, कैसी डाइट देंगे अपन? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जल्दी हो जाएगा, तो ये नीचे जल्दी चला जाएगा लोअर जीआईटी के अंदर। हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ठीक है, लो फैट डाइट देंगे।
एंड लो फाइबर डाइट देंगे। आप जानते हैं इसका डाइजेशन बहुत टाइम लेगा, और इसके लिए ये तो नॉर्मल क्या कर रहा है, बल्क का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो लो फाइबर एंड लो फैट डाइट अपन देंगे पेशेंट को, प्लस में हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे, और उसके बाद में खाने के बाद में कुछ मीठा हो जाए तो पेशेंट को एडवाइस क्या करेंगे, खाने के बाद में कुछ मीठा हो जाए, ठीक है। मीठा खाना चाहिए उसको खाने के बाद में। ये है मैनेजमेंट। क्या देखा अपन ने, गैस्ट्रिक इरिटेंट को अवॉइड करना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है, जैसे अपन ने देख लिया पेंटोप्रोजोल हो गया, H2 ब्लॉकर देना है, रेमिटिडिन हो गया, सेमिटिडिन हो गया, रेनिटिडिन हो गया, सेमिटिडिन हो गया, और एंटासिड देना है, बोले तो म्यूसिन जेल देना है या सेलुसिन जेल देना है। या फिर एडवाइस क्या करेंगे पेशेंट को, सोने के लिए एडवाइस करेंगे कि आप खाना खाने के 2 घंटे तक सोने नहीं जाए, फ्लूइड देंगे, बोले खाना खाने के दौरान या बाद में फ्लूइड नहीं ले आप। पोजीशन देखेंगे, सुपाइन पोजीशन में खाना खाने के बाद में तुरंत नहीं जाए। एंड स्वीट, खाना खाने के तुरंत बाद वो क्या करे, कुछ मीठा हो जाए, ठीक है। और डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, लो फाइबर डाइट, ये लेंगे इस डिजीज के अंदर। नेक्स्ट डिजीज नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।